नमस्ते क्लास। हाय, दिस इज हिमांशु और वापस से एक नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज इंडियन डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले हम लोग अपने छः चैप्टर बस नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल्स अभी छोड़ दिए हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी आपको प्रैक्टिकल्स कराना शुरू। ठीक है, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसका मजा लीजिए, पढ़िए, जो करना करिए। ठीक है, आज इंडियन डेवलपमेंट के पहले चैप्टर जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर हम बात करेंगे। चैप्टर के नाम का मतलब मैं अगर आपको बता दूं तो वो ये कहता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि ईव का मतलब तो ये पहले शब्द होता है। ईव का मतलब होता है पहले, आज़ादी से पहले जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, हमारी देश की क्या हालत थी, हमारी इकोनॉमी की क्या हालत थी। ठीक है, तो अभी जैसे हमने शब्द कहा कि अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तब की अगर हम बात करें तो ये हरामजादे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीत गए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने भारत को अपना गुलाम बना लिया और उसको उन्होंने कॉलोनी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कहते हैं कि अंग्रेज जिसको गुलाम बना लिया करते थे या अंग्रेज जिस पर राज किया करते थे वो उसको अपनी कॉलोनी बोला करते थे। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे अंग्रेजों का शासक भारत पे चल पड़ा। उससे पहले से वो भारत में थे, बहुत लंबे समय से वो भारत में थे, पर 1757 के बाद उनका पूर्ण अधिकार भारत के ऊपर आ गया कि यस, इंडिया इनका अब गुलाम है। दूसरा बहुत जरूरी बात कि इन्होंने जो रूल किया हम पे, जो ब्रिटिश रूल था, उनका बेसिक पर्पस क्या था। जो बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल क्या था इन इंडिया वाज, बहुत बड़ी बात है, यूज इंडियन इकोनॉमी। वो भारत अर्थव्यवस्था को इस्तेमाल करना चाहते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। समझो, यूज्ड इंडियन इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी, कहने का मतलब ये है कि अपने घर के साधन बढ़ाने के लिए दूसरे का घर लूट लो। तो उन्होंने वही करा कि भारत के हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल कर करके हमें तो कंगाल करते जा रहे थे, हमें तो बर्बाद करते जा रहे थे, लेकिन वो अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, ये था उनका बेसिक पर्पस, जिससे उन्होंने अंग्रेजों ने हम लोगों पर राज कर लिया। ठीक है, उसके बाद वो हमें क्या पढ़ाना चाहता है, उसके बाद वो हमें पढ़ाना चाहता है कि भारत जब इनका गुलाम नहीं था, मतलब इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पहले जो भारत का जो दौर था, जो भारत अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। तो उसके लिए कहा जाता है कि हम आज़ाद थे, इंडिपेंडेंट थे। वैसे तो ये हिस्ट्री कभी सच नहीं बोलती, ध्यान रखना। उससे पहले मुगल चले आ रहे थे, वो भी भारत के ही नहीं थे। ठीक है, बस ठीक है, चले आ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं सो पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल भारत का ऐसा हिस्सा भी था जो बहुत ज़्यादा वीरों से भरा हुआ था। तो हम आज़ाद थे, सेल्फ रिलायंट का मतलब हम आत्मनिर्भर थे, और प्रॉस्पिरस का मतलब होता है खुशहाल इकोनॉमी, यानी कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, एग्रियन इकोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश कहा गया है तो हम वही थे। ठीक है, और वेल नोन एज द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, भारत की बनी हुई, भारत के हाथों की बनी हुई चीज़ों का दुनिया में डंका बजता था, इसीलिए कहा जाता था कि भारत एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि तकरीबन 35% व्यापार पूरी दुनिया का सिर्फ भारत से होता था। मतलब भारत इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था व्यापार में, विदेशी व्यापार वगैरह में, और जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करो तो बहुत तगड़ी बातचीत थी। ठीक है, ये तो लूटते चले गए, बस भारत के इतिहास की बेइज्जती मारते चले गए, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो ध्यान रखना, क्वेश्चन वाइज लिखे हैं, बट कोई बात नहीं, स्टिल है कि आप एक नंबर के लिए याद रख सकते हो। ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं इस बात को ध्यान में रख सकते हो, और अंग्रेजों के गुलाम से पहले हम लोग कैसे थे उस बात के ऊपर क्वेश्चन अगर यहाँ बना है तो यहाँ क्वेश्चन 3 मार्क्स को बना है, ध्यान रखना, जिसमें वो इन्हीं बातों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने से आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। फिर ये कहता है हाउ एवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एक क्वेश्चन के तौर पे लिखा कि व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, व्हाट वेयर द इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज। मतलब समझ में नहीं आया तो मैं पहले आपको कुछ शब्दों के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ कॉलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट का ये मतलब है कि जब अंग्रेज किसी पर राज करते थे तो वो उसको कॉलोनी बोलते थे। तो अगर भारत उनकी एक कॉलोनी है, यानी कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है, सही है, तो होता क्या है कि वो जो शासक कर रही है सरकार, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट कराएगी, यानी कि जो ब्रिटिश थे वो क्या कहलाते थे जनरली उस टाइम पे, कॉलोनियल गवर्नमेंट कहलाते थे। ठीक है, और मुद्दा ये है इस क्वेश्चन का कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आती थी उसका क्या, तो उनकी क्या नीयत थी। मतलब जब जैसे मान के चलो कि हम किसी व्यक्ति पे गुलामी, हम किसी व्यक्ति
को गुलाम बनाए बैठे हैं, और हम कुछ भी जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मतलब नियम कानून बनाते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के हिसाब से बनाएंगे। तो इनका कहने का मतलब वही है कि व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि उनका किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान था जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में लागू करता था, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। ठीक है, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो एक अलग बात है कि छोटे फेस में लिखा हुआ है, ठीक है ज़्यादा हो 1 नंबर पे भी लिख सकते हो। तो कहता था इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी ये आर्थिक पॉलिसीज लेके आए यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश रूल, जो भी पॉलिसीज, जो भी नियम कानून वो लेके आए, वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोटिंग ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वो क्या कह रहा है, चेक करो, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो भी वो पॉलिसी लेके आ रहे हैं उसमें खुद को तो बचाए बैठे हैं, और उनका खुद का स्वार्थ इसमें छिपा हुआ है। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब कि पहले क्या कर रहे हैं कि लोग जो भी पॉलिसी लेके आ रहे हैं उसमें पहले अपना पेट भर रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो भारत को दे दो। समझ रहा? ये चीज़ इनकी हमेशा से रही है। एक बात और ध्यान रखना, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में रिपीटेबल क्वेश्चन है, बहुत बारी ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है कि लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम। जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो हमारी दुर्दशा बहुत ज़्यादा बुरी थी, मतलब हमारी जो जीडीपी है, जो नेशनल इनकम पर कैपिटा नेशनल इनकम थी, वो अप्रॉक्स 0.5% थी। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि भारत, जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो देश 0.5% की ईयरली ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रहा था। समझ रहे हो? आज के दिन 4-5% हो जाए तो लोग छाती पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि भारत के भी पिछले कुछ सालों में जो ग्रोथ रेट है 7%, 8% इतनी तक भी रही है, और अभी तो जो पिछला क्वार्टर गया उसमें 13% तक की थी। अब आप खुद सोचो। तो कहता है कि नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेट इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो उसमें सबसे पहले भाई नाम आता दादा भाई नेहरू जी का, VKRV राव, विलियम डिब्बी, फिडलिंग सीरियस, RC देसाई एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने भारत में पहली बार भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, उसको कैलकुलेट किया। और 1 नंबर के लिए कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप इनमें से कोई सा भी नाम टिक लगा के आते हो तो आपको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि सभी के सभी पॉइंट्स यहाँ पे बेहतर मतलब सही माने जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हुआ कि अंग्रेजों ने हम पे राज कब शुरू किया, ये वाली बात यहाँ पे आई। उनकी नीयत क्या थी, उनसे पहले हमारी क्या हालत थी, वो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आते थे उसमें उनकी क्या नीयत छिपी हुई थी, और भारत की दुर्दशा उन्होंने कैसे कर दी थी कि हम लोग सिर्फ 0.5% की ग्रोथ रेट के हिसाब से रेंग रहे थे। ये कोई डेवलपमेंट नहीं होती भाई, रेंग रहे होते हैं हम, ठीक है। उतना अपना आराम से कि वो बस क्या बताऊँ, आजकल लोग डांस स्टेप है, अपना बैठ जाओ फिर घुटनों के बल अपना आपको रगड़ते रहोगे, वो वाली हालत थी ये वाली, और कुछ नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने हमें बर्बाद कैसा करना शुरू करा, तो आप यहाँ पे देखो कि उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे पहले टारगेट करा। अभी हमने 3 बात यहाँ पे पढ़ी थी कि हम एक एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी थे, हम लोग हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी थे, हम लोग इंडिपेंडेंट थे। तो जैसे ही 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो सबसे पहले हमारी आज़ादी छिनी। सबसे पहले हमारी क्या छिन गई, आज़ादी छिन गई। फिर एक शब्द हमने इस्तेमाल किया था, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। ये इतने हरामजादे थे कि इन्होंने भारत को अपने ऊपर निर्भर कर लिया। अभी आप आगे पढ़ोगे कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हम लोग खाने के लिए यूएस जैसे देश पर डिपेंड है, जिसकी आज आबादी 30-32 करोड़ है। मतलब सही से अगर यूपी गुस्से में बढ़ जाए तो यूएस से खा जाए, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि सबसे पहले उन्होंने हमारी आज़ादी छीनी, सब समझना, सबसे पहले इन्होंने हमारी आज़ादी छीनी। आज़ादी छीनने के बाद देखो इन्होंने टारगेट किस चीज़ को रखा, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिकली बर्बाद करा। सबसे पहले हमारी आज़ादी खा गए। आज़ादी खाने के बाद जो हम आत्मनिर्भर थे, हमें अपने ऊपर निर्भर बनाया, ठीक है। उसका बाद उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को खा गए पूरे, और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को खा गए। और जो भी वो पॉलिसीज़ लेके आते हैं वो सिर्फ अपने हिसाब से लेके आते हैं। तो यही है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो ये जो बात अभी तक डिस्कस हुई है चैप्टर को समझाने के लिए, ताकि आप इसको बहुत आराम से डिटेल में समझ सको, ठीक है। चलो बात करते हैं। आज के दिन अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर अप्रॉक्स 15% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। 15% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अकेला कहाँ से हो जाता है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो नियर बाई 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन जो है, मतलब भारत की तकरीबन 85% कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड। अब तो लोग फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर से थोड़ा सा मूव कर रहे हैं स्टिल, पर ध्यान रखना कि जब हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों के टाइम पे, तो तकरीबन 85% लोग किसी ना किसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए थे,
ठीक है। एक बात अपनी समझ के बाहर है कि आज के दिन हमें अपने देश की तरक्की करनी है, पर ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं आज के, जो हमारे जो गांव देहात के लोग हैं, मैं माफ़ करना कुछ उल्टा बोल रहा हूँ तो, खेत ख़त्म कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर नॉलेजेबल है, अगर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, शायद ये बहुत बड़े वर्ड्स हो सकते हैं, माफ़ी चाहूँगा भाई, बट जो मेरे को लग रहा है, मेरे को तो बड़ा बुरा लगता है कि खेतों में भी ना प्लॉट कट रहे हैं, खेती करना पसंद नहीं कर रहे। नई जनरेशन तो आजकल भाई बर्बाद ही है, ठीक है। तो अगर नई जनरेशन, मेरा ये बिलीव है कि अगर कल को हम अच्छा पैसा कहीं से कमा लेते तो भाई खेती करी जाए, ऑर्गेनिक खेती करें, ठीक है, ऑर्गेनिक करें, किसी भी तरीके से करें, पर जो खेत खलियान है ना, इनको ख़त्म ना होने दें, ठीक है। अब अंग्रेजी पहली का सर कम थोड़ी छोड़ गए थे, जो वेस्टर्न कल्चर के नाम पे हमारे दिमागों को पहले मैनिपुलेट करा हुआ है। अब आप खुद सोचो कि लॉकडाउन लगा, सिर्फ गांव ने ही पूरे देश को संभाला। ये जितने भी लोग हैं शहरों में रह रहे हैं, जो भी हैं, सब उठ उठ के कहाँ भागे थे, गाँवों के अंदर। अब खुद सोच लो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कृषि प्रधान देश है, उसको कौन बचा रहा है? किसान ही बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आ जाती है, बट कोई, हम अपने इस पे वापस से अपने काम पे आते हैं। तो कहता कि इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बर्बाद किया। तो सबसे पहले ये लोग लेके आए लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब इस कंजड़ का नाम याद रखना कि इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड, काय का लॉर्ड? कॉर्नवल्स, ठीक है, बट नाम इसका वही है, किताब ही हमें वही पढ़वाती हैं। लॉर्ड कॉर्नवल्स, ये बंदा इसको लेके आया 1973 में, देख रहे हो आप, 1973 है भाई। एक बार डेट देख लेना, मैं इसको डेट देख लेना कभी नहीं, 1973 है तो गलत लिख दी मैंने, माफ़ करो, काटो इसे, ये रहा होगा 1873। 1947 में तो आज़ाद हो गया यार, हम बताओ हैं। एक मिनट रुको, चेक करें सर, माफ़ करना थोड़ा सा ना ये वर्डिंग आगे पीछे हो गई है। ये है आपका, ये 1973 नहीं है, ये 1793 था, ये वर्ड आगे पीछे हो गया, ठीक है। चैप्टर पढ़ाते टाइम ना थोड़ा सा बुरा लगता है, सही है, भले टीचर हैं हम, तो कोई बात नहीं। तो 1973 में वर्ड आगे पीछे हो गए। 1793 में इस कंजड़ ने भारत को लूटने के लिए, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म करने के लिए लैंड सेटलमेंट सिस्टम ये लोग लेके आए। अब इस सिस्टम में होता क्या था, ये वही है जमींदारी प्रथा। आप लोगों को याद होगा बचपन में पढ़ाया जाता था कि जमींदार लोग होते थे, जमींदारी प्रथा यहाँ पे लगाई गई, लगान, ठीक है, कचरा। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एक्वायरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इन फॉर्म ऑफ लगान। चेक करो, वही है ना। इसके अंदर होता क्या था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आप जो भी मुनाफा कमाते हो, यानी कि आप खेती करो पूरे साल, आप किसान हो, पूरे साल मेहनत करो, खेती करो, प्रॉफिट कमाओ, और वो प्रॉफिट ही हरामजादे किस नाम पर ले जाया करते थे? लगान के नाम पर ले जाया करते थे। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट लगान। देख रहे हो, ये जो जमींदार हैं, ये जो बने फिरते थे ये, ठीक है, मूंछों में ताव लगाते हुए, इनका सिर्फ और सिर्फ नियत किस बात पर टिकी हुई थी कि सिर्फ लगान कलेक्ट करना। और ऐसा क्यों? सुनना ध्यान से, इनकी भी सुनना, ये बने फिरते थे जमींदार, पर इनके औकात सुनना। द डेट फॉर डिपोजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ लगान्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट वर ऑल्सो फिक्स्ड, फॉलोइंग विच द जमींदार वर टू लूज देयर राइट्स। अंग्रेजों ने धमका रखा था कि इस फलानी तारीख को इतना लगान नहीं मिला ना तो ध्यान रखना, गया सब कुछ, सही है। अब जब ये धमकी मिल गई तो इनका काम क्या है? लूटो। मरता कौन था? किसान। किसान से क्या बर्बाद हो रहा है? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो रहा है। तो ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भी ये था, ये इसे हटाओ, ये वर्ड अच्छा नहीं है ये, ठीक है, जो कॉर्नवालिस था, जो भी था ये, ठीक है, इसकी वजह से हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया, ये बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरा, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर दिया। इसका क्या मतलब? मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। आप अपने फूड एग्रीकल्चर को कन्वर्ट कर ले रहे हो किस में भला? जो खाने पीने की चीज़ को, फूड को कन्वर्ट कर रहे हो आप कैश क्रॉप, यानी कि फूड क्रॉप्स कन्वर्टेड टू कैश क्रॉप्स में, ठीक है। यानी कि खाने पीने की चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिलवा रहे लोग किस पे काम कर रहे हैं कि नील की खेती करो, हमारे लिए कॉटन उगाओ, हमारे लिए जूट उगाओ इत्यादि। बात करते हैं क्या है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट वैल्यू, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स सेल इन द मार्केट वैल्यू रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यानी कि आप खुद के खाने पीने के लिए प्रोड्यूस मत करो, वो तो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, ठीक है, वो तो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। आप हमारे कहने पे, अंग्रेजों के कहने पे क्या उगाओगे? कैश क्रॉप्स उगाओगे। ब्रिटिश रूल प्रमोट शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स कौन सी थी? ये गेहूं चावल इत्यादि, और कैश क्रॉप्स कौन सी थी? कॉटन जूट इत्यादि, ठीक है। क्यों?
इनसे आप प्रोडक्ट बना सकते हो। कॉटन के कपड़े हो गए, कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। सेम काम जूट का हो गया, नील की खेती वगैरह हो गई। तो वो नहीं होता कि फूड क्रॉप्स को कन्वर्ट करा देना उन्होंने किसमें, कैश क्रॉप्स में, विच वर टू बी यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री, ताकि उनको यहाँ से कच्चा माल मिलता रहे और उससे क्या कर सके लोग, ब्रिटिश इंडस्ट्री जो चल रही हैं उनकी तरक्की ये लोग आराम से करते रहें। मतलब यहाँ से माल पहुँचाते रहे, वहाँ पे बुद्धि बांध रहे तो कुल मिला के हमारे किसानों की। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, एक किसान जो कि फूड क्रॉप्स उगाता ताकि वो ज़िंदगी भर कह रहा हूँ, ताकि वो आराम से अगले 1 साल भर तक अपना बहुत प्यार से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, अपनी फसल को खाता रहेगा, खाने पीने का तो उसके पास कम से कम किल्लत नहीं होगी। इन्होंने इनसे वो भी छीन लिया बुद्धि बांध के। इन्होंने थोड़े से पैसे का लालच देकर फूड क्रॉप्स को कन्वर्ट करा दिया कैश क्रॉप्स में। ठीक है, और उस कैश क्रॉप्स का पैसा किसान की जेब में गया। अब किसान क्या अब किसान क्या करेगा, उस पैसे से मार्केट में जाके क्या खरीदेगा, आटा। आप एक बात बताओ, आज के दिन गेहूँ मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपये क्विंटल मिल रहा है, आज के हिसाब से बात करते हैं, यानी कि 20 रुपये किलो। और मार्केट में आप आटा खरीदने चले जाओ, वो कह रहा है जी 35 रुपये किलो दूंगा। अरे भाई तू तो लूट रहा है मैं। भाई 20 रुपये किलो गेहूँ हो गया और 2-3 रुपये किलो हो गई चक, मतलब वही 22, 23, 24 रुपये के हिसाब से हमें आटा पड़ सकता है। और वैसे कितने का खरीदना पड़ रहा है पैकिंग वाला, 35, 30, 35, 30, 35। समझ रहे हो आप कितना महंगा कर दिया इन लोगों ने। तो ऐसे वो हमें लुटवा रहे थे। एक दिक्कत क्या थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, प्रोडक्टिविटी कम थी। ऐसा क्यों? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर थी नहीं, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, नेगेशियबल जो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना, जो कीटनाशक वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता था, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी में ऑलरेडी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी। और एक क्या था, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका ये मतलब है कि इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैरसिटी इन्वेस्टमेंट लाइक इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज। अब आप एक बात बताओ, आज के दिन आपने देखा होगा कि लोग जो आपके पहाड़ वगैरह होते हैं वहाँ तक पे भी मतलब खेती बाड़ी कर लेते हैं, सीढ़ियों की तरह बना कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, इतनी सारी किल्लतें होती थी, तो इन सब में लगता है पैसा। ये जो नहरें बनाई गई हैं, देखो नदियाँ तो नेचुरल होती हैं, नदियाँ हैं नेचुरल, नहरें क्या मैन मेड, तो पैसा ही तो लगता है। नहरें भी थोड़ी होती है, नहर कितनी गहरी होती है और कितनी लंबी होती है, खुदवाई जाती है, पैसा लगाया जाता है। तो इन्होंने लैंड सेटलमेंट सिस्टम ला के हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद कर दिया। इन्होंने एग्रीकल्चर में कॉमर्शलाइजेशन ला के हमारा वो पैसा बर्बाद कर दिया। प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी हमारी कम थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। ठीक है, तो भैया कहाँ से हमारा एग्रीकल्चर रह जाएगा, ये तो हमें लूट के खा रहे थे। ठीक है, हमारी सारी जो चुराई हुई चीज़ें तो लोग अपने यहाँ के जाके म्यूजियम में रखे बैठे हैं और उसको हम ही से पैसा मांगते हैं देखने का कंजर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को देखो किस तरीके से बर्बाद करा। देखिए इसको, ये क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि इस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के तरीके से लिखा हुआ है कि क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या करा कि ये लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, यानी कि देखो एक होता है शब्द इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लोग लेके आ रहे हैं उसमें ये भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ना जान से मारना चाह रहे थे, और मरी भी, ऐसी बात नहीं मरी नहीं, खूब मरी। ठीक है, कैसे? द इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ये लोग लेके आए थे, इसके लिए ना हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहला पढ़ना पड़ेगा ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज के दिन क्या तरक्की करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। क्या करो? इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि नई नई इंडस्ट्रीज लगाओ। ठीक है, नई नई इंडस्ट्रीज लगाओ। और ये लोग क्या कर रहे थे, उन इंडस्ट्रीज को खत्म कर रहे थे। इसमें लिखा हुआ साफ साफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, चेक करो, ये हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहे थे। पढ़ें इसको। ब्रिटिश गवर्नमेंट systematically destroy Indian handicraft industries and no modern industry base was allowed to came up। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर रहे हैं और कोई नई इंडस्ट्री लगा नहीं सकता। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने नियम कानून थोप डाले। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल्स बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज फोल्ड। ये जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद करा, नई इंडस्ट्रीज हम लगा नहीं सकते, उसके रीजंस थे। कुछ रीजंस पे बात करें, क्या रीजंस थे? तो रीज़न समझना, सबसे पहला ये था कि टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत सिर्फ रॉ मटेरियल ही बेचेगा। भारत से रॉ मटेरियल लो, वो भी कौन से? बहुत ही घटिया दामों पे। टू चीप रेट टू यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। ये मरेंगे, गलेंगे, सड़ेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं कि भारत से सिर्फ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। मतलब भारत को वो जो कैश है, जो उन्होंने फूड को जो कैश में कन्वर्ट करा, तो इन्होंने क्या करा कि भारत को सिर्फ, भारत के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को गोली मारो। भाई जानता होगा कोई दुनिया, तुम्हें दुनिया में आज नहीं जानता कोई,
अब ब्रिटेन का राज है तो उसमें क्या करना है कि भारत सिर्फ कच्चा माल बेचेगा, किसको मैक्सिमम केसेस में पढ़ेंगे अभी आगे, ब्रिटेन को बेचेगा, ठीक है। और ब्रिटेन उस कच्चे माल का क्या करेगी, एक तो सस्ते दामों पर खरीदा, और ब्रिटेन उस कच्चे माल को पहुंचाएगी कहाँ पे, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ब्रिटेन पहुंचाएगी उनकी इंडस्ट्रीज में। अब आप एक बात बताओ, बिना कच्चे माल के तो कुछ नहीं हो सकता, तो इनको तो ये समझ लो कि फ्री का ही मिल रहा था, मतलब भारत को सिर्फ रॉ मटेरियल वाला बना दिया। टू सेल फिनिश प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री इन इंडियन मार्केट एट द हायर प्राइस, यानी कि हमारे यहाँ से हमारा कच्चा माल खरीद के, ठीक है, सस्ते दामों में ले जाओ और फिर वहाँ से ब्रिटेन से चीज़ें बना के हमारी ही मार्केट में महंगा करके बेच दो, लूट रहे हैं, ठीक है, बने फिरते हैं सही है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज, मतलब देखो अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, इसके ना उल्टे असर दिखने लग गए। इट रिजल्टिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे फैली ऑन अ मास स्केल। जो व्यक्ति हाथ का कारीगर है उसका काम चल नहीं रहा तो वो तो व्यक्ति बेरोजगार है, और ऐसे में होगा क्या, टू इनकरेज इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एज इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट फैला, सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, और दूसरा लोग क्या कर रहे थे, ये लोग हमें आदी बना रहे थे अपनी बनाई हुई चीज़ों का, यानी कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश इंडस्ट्री की जो बनी बनाई चीज़ें, जो मशीन हैंडमेड की जगह जो मशीन मेड चीज़ें हैं, जो मशीन मेड चीज़ें हैं वो इंडियन मार्केट में आ रही हैं और हमें उनसे कंपटीशन करना पड़ रहा है। भाई पॉसिबल ही नहीं, हार जाएंगे, आप खुद सोचो क्या हो जाएगा, हार जाएंगे। और एक दिक्कत और हो रही थी इसकी वजह से, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा तो लोग खेतों की तरफ मूव करने लगे, एग्रीकल्चर यानी कि गाँव की तरफ मूव करने लगे, जिससे ऑलरेडी गाँव में जो पहले से बहुत ज़्यादा लोग 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेतों पर डिपेंड थी, अब और भी ज़्यादा उसमें ओवर क्राउड होने लगा, ठीक है। एक दिक्कत और क्या थी इंडस्ट्रीज़ की, कि लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, यानी कि भारत के अंदर जो कैपिटल गुड्स है, जो मशीनें इत्यादि थी वो ज़्यादा नहीं थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज द हार्डली एंड एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मशीनें हैं ही नहीं भाई, मशीनें हैं नहीं, और होती भी तो ये लाने नहीं देते, ठीक है, ये लाने नहीं देते। और एक चौथी बात, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है उस टाइम पे पब्लिक, जैसे आज की तरह हमारी गवर्नमेंट है, उस टाइम में पब्लिक सेक्टर कौन था, यही ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज आल्सो अ सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखना, इस पब्लिक सेक्टर ने तो ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि ये तो लूटने में लगे हुए थे, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग तो लूटने में लगे हुए थे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बर्बाद होना ही होना है। द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब देखो यहाँ पे ये बात आगे को पढ़ने को मिलेगी कि ये लोग रेलवे लेकर आए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लोग पोर्ट्स वगैरह बना रहे थे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें लेकर आ रहे थे, लेकिन उसमें भी इन कंजड़ों का अपना ही स्वार्थ छिपा हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं इसी एक नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा इसको शार्पली बनाते हैं, भावनाओं में ना बहते हुए। कॉलोनिज्म का क्या मतलब होता है, refers to a system of political and the social relation। तो जाने इसका मतलब, refers to a system of political and the social relation between the two countries। अब मेरी बात सुनना, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और सोशल सामाजिक रिश्ता होता है दो कंट्रीज के बीच में, जहाँ पे एक रूलर होता है और दूसरी उसका गुलाम यानी कि कॉलोनी, ये मतलब है कॉलोनिज्म का। अब एक मेरी बात सुनना आप बहुत प्यारी सी, कि ये लोग हमें लूटने के चक्कर में पॉलिसी लेके आए जिसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, देयर वाज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, मतलब अगर ये अंग्रेज भारत से कच्चा माल खरीदते हैं भारत के लोगों से तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देंगे। ड्यूटी फ्री का मतलब वही है, जबकि आज के दिन लगता है अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, वो ऊपर गवर्नमेंट की है कि अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है तो टैक्स गिरा सकती है। तो इन्होंने क्या करा कि भारत से कच्चा माल खरीदे तो कोई टैक्स नहीं देंगे। देयर वॉज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, अगर ये लोग ब्रिटेन की गुड्स यानी ब्रिटिश इंडस्ट्री की गुड्स भारत में ला के बेचना चाहते हैं तो कोई टैक्स नहीं देंगे। लेकिन हैवी ड्यूटी वॉज इम्पोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, अगर हम भारतीय लोग अपने देश की हैंडमेड बनी हुई चीज़ें बेचेंगे तो ये लोग उस पर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगाएंगे। देख रहे हो कैसे लूट रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, नाम याद रखना, 1907 में सर जमशेदजी टाटा द्वारा शुरू करी गई बिहार के अंदर, जो आज भी वर्किंग है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। अब हमें आगे बात करनी है फॉरेन ट्रेड के ऊपर कि इन्होंने हमारा जो विदेशी ट्रेड है वो किस तरीके से काम कर रहा था, फॉरेन ट्रेड क्या है। तो इन्होंने ये वाली बात बार बार रिपीट होगी कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देखो कर दिया डिपेंड अपने ऊपर, कि भारत सिर्फ कच्चा माल बेचेगा और विदेशियों से बनी बनाई चीज़ें खरीदेगा। जब आप किसी दूसरे देश पर डिपेंड हो रहे हो तो आप तो ऑब्वियसली बात है गुलाम तो वैसे ही हो जाते हो प्रॉपर तरीके से, ना भी हो। तो इंडियन बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ मटेरियल लाइक सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा, यानी कि भारत से इस प्रकार की चीज़ें हम बेचेंगे एक कच्चे माल के तौर पे, जबकि हम लोग खुद बना सकते हैं उस कच्चे माल से। ठीक है, एंड अन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन के बने हुए कपड़े, कैपिटल गुड्स वगैरह सब हम किससे खरीदेंगे, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से। मतलब हमारे यहाँ से 1 रुपये की चीज़ खरीद के ले गए और हमें आगे बेच रहे हैं 10 की, देख रहे हो आप। मतलब हमारे साधनों का इस्तेमाल करके ये लोग खुद को बढ़ावा दे रहे थे और वो हुआ भी। ठीक है, उसके बाद मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे उनका पूर्ण अधिकार था। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड, यानी कि अगर भारतीय लोग विदेशी व्यापार करते भी थे तो आधे से ज़्यादा व्यापार उनका किसके साथ होता था, रेस्ट्रिक्टेड था, लिमिटेड था कि ब्रिटेन के साथ ही करो। और उसके अलावा फिर कुछ कंट्रीज़ को जैसे चाइना, श्रीलंका, ईरान, इन लोगों के साथ थोड़ी बहुत छूट दे भी रखी थी। ठीक है, इनके साथ थोड़ी बहुत छूट दे भी रखी थी इन लोगों ने कि चलो इनके साथ थोड़ा बहुत व्यापार कर भी सकते हो। उस बीच में ये लोग, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, एक शूज कनाल लिया है। शूज कनाल एक रास्ता है जो काफ़ी लंबे रास्ते को, मतलब ये कहते हैं द शूज कैनल सब डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटेड बिटवीन द इंडियन ब्रिटेन। इन्होंने क्या कर दिया, आज भी चलता है शूज कनाल, ध्यान रखना, पहले तो उसकी डेट याद रखना कि 1869 में इन्होंने शूज कनाल की ओपनिंग करी, जो सीधा भारत से ब्रिटेन का एक सीधा रास्ता बनाया गया पानी के रास्ते। पहले इन्हें बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता था, लेकिन ये आज भी ये बहुत बढ़िया रास्ता है जिससे बहुत वक्त बचता है, जो उस टाइम पे इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बना लिया था। देख रहे हो, मतलब इन्होंने वक्त बचाने के चक्कर में, मैं कह रहा हूँ सपोज करो इन्हें घूम के जाना पड़ता था 20,000 किलोमीटर, इन्होंने उस रास्ते को सीधा काट के कर दिया 10,000 किलोमीटर। मतलब इन्होंने एक रास्ते पे आने जाने पे सीधा शूज कनाल बना के वक्त बचा लिया बहुत सारा, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो ये लोग इतने चालू होते, तो इसकी डेट याद रखना, इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है मेरे भाई, बड़ा प्यारा है, 3 नंबर लायक ये क्वेश्चन है। ठीक है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड मीन्स दैट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया वाज यूज। देखना, ड्रेन का मतलब है सूख जाना। जो इंडियन वेल्थ थी, जो भारत, हम जो कहते थे ना कि हम लोग बहुत ही मतलब सोने की चिड़िया रहे थे, वो सारी की सारी वेल्थ को जनरली पैसे इनकम से नापा जाता, सब सूख गए अंग्रेजों के टाइम पे। कैसे? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, मतलब ये है इस बात का, द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के जो राष्ट्रीय उत्पाद हैं ऑफ इंडिया, वाज यूज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर डेवलपिंग ऑफ देयर ओन कंट्री एंड नॉट फॉर इंडिया। तो जो भारत के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल ये लोग अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं, उसमें भारत की बिल्कुल तरक्की नहीं चाहते। इंडियाज फॉरेन ट्रेड जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। देखो, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, उससे क्या होता था, एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था। हाउएवर इंडिया वाज ड्रेन ऑफ सच सरप्लस, जो देखो पहली बात तो हम लोगों ने कच्चे माल का एक्सपोर्टर बना दिया और इंपोर्टर बना दिया फिनिश्ड गुड्स का, बट स्टिल हम कच्चा माल बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे आपका एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट हो रहा है। और इस पैसे का क्या करते थे, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, यानी कि ये लोग उससे पेमेंट किया करते थे, किस चीज़ की, इनकर्ड बाय द ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। यानी कि ये कंजड़ हमारे पैसे का इस्तेमाल करके ब्रिटेन में जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनकी बिल्डिंगें बना रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब अपने घर बना रहे हो हमारे पैसे से। ठीक है, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाइट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये इंडिया में तो थे ही नहीं, इंडिया के अलावा और भी जगह ये बीमारी थे, एक तरह की दीमक थे ये पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनकी जब देखो जब वॉर होती है तो पैसा खर्चा करते, तो लड़ाई मतलब लड़ाई ये लोग करें, मुंह इनका छिते या किसी का पीटे या कुछ भी करें, पैसा किसका, हमारा। टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, भारत को लूटने के लिए जो इनविजिबल आइटम्स हैं, मतलब जो भी चीज़ें कर सकते थे उन्होंने करी, वो हमारे पैसे से। ठीक है, तो ये जो पुरानी इमारतें बनी हुई ना ब्रिटेन में, ये हमारे पैसे की है।
समझना। उसके बाद एक नंबर का क्वेश्चन, डेमोग्राफिक कंडीशन, मतलब हम लोग अगर भारत के अंदर की स्थिति की थोड़ी अलग बात करें तो भारत में पहली बार ऑफिशियल सेंसस यानी जो पहली बार जनगणना हुई वो 1881 में हुई, एक नंबर का क्वेश्चन है। और 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। अब आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुन लो। बात ये सुननी है कि 1921 यानी कि 1921 से पहले जो भारत की डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो बड़ी अलग थी। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है, कैसे जानते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। और 1921 के बाद वो काफ़ी हद तक बदल गई। जैसे कि 1921 से पहले द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनी, यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा बर्थ रेट था और बहुत ज़्यादा डेथ रेट था, यानी कि लोग मरते भी बहुत ज़्यादा थे और पैदा भी बहुत ज़्यादा होते थे। यानी कि तकरीबन 48 लोग 1000 लोगों पे, एक साल की बात करते हैं देखो, पर 1000 का ये मतलब है कि हज़ार लोगों से 48 लोग और पैदा हो गए एक साल के भीतर और उसमें से 40 लोग मर भी जाते थे। समझ रहे हो? ये बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लो लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 16% से भी कम लोग थे और औरतें तो 7% से भी कम थी। और उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई का ये मतलब होता था कि यदि एक व्यक्ति एक लैंग्वेज पढ़ना और लिखना जानता है तो वो लोग व्यक्ति क्या है, पढ़ा लिखा है। हेल्थ फैसिलिटी की बात करें, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, सही है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात बच्चे, रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ नहीं है। मतलब बात करते हैं इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या है। सपोज करो एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, उस 1000 में से 218 बच्चे एक साल के भी नहीं होते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। अब आप इस हिसाब से बात से अंदाज़ा लगा लो कि कितना बड़ा नंबर है ये। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें 32 साल, आजकल लोग शादी नहीं करते, इस उम्र तक आते लोग 32 साल तक उनकी डेथ हो जाती थी। अब एक बात बता, जो इतनी सारी दिक्कत है, गरीबी मैक्सिमम, ज़्यादातर लोग भारत में गरीब हैं, लूट के तो ये खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये आपकी 1 नंबर की रहेगी, ध्यान रखना। ये जो चीज़ रहेगी वो आपकी कैसी रहेगी, वो 1 नंबर की रहेगी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कहता है कि रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस प्राइमरी, सेकंड एंड द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 1 नंबर का ये मतलब है कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो कहाँ कैसे काम कर रही है, वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन, तो जो लोग काम कर रहे हैं उसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से डिवाइड कर दिया गया। अब बात करें तो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, तो ये वाली बात थी कि भारत का तकरीबन 70 से 75% जो व्यक्ति था वो खेतों में काम कर रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड था, यानी कि प्राइमरी सेक्टर पे। तकरीबन 10% लोग किस पे थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और तकरीबन 15 से 20% लोग कहाँ काम कर रहे थे, सर्विस सेक्टर यानी कि थर्ड सेक्टर, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को आप 1 नंबर के लिए बिल्कुल याद रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। फिर एक आता है रीजनली, यानी कि जो स्टेट वाइज डिवाइड होता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये ऐसे थे जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे थे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस सेक्टर्स को बढ़ावा दिया, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो अंग्रेज भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, जिसमें ये लोग ये दिखाते थे कि अरे हम तो ये आपके लिए ला रहे हैं, हम क्या करेंगे, इससे तो भारत को फ़ायदा होगा, भारत जुड़ेगा, ये होगा वो होगा, सब में अपनी नीयत छिपी हुई थी, ठीक है। तो ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए अपने निजी फ़ायदे के लिए, जैसे कि इन्होंने रोडें बनवाई भारत के अंदर। अब रीज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब समझना, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अम्यूनिटीज ऑफ द पीपल बट टू सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट। इसका ये मतलब है कि इन्होंने जितनी भी चीज़ें भारत में डेवलप करी, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप करा, ये भारत के लोगों के लिए बिल्कुल नहीं था, ये इनके खुद के पर्सनल फ़ायदे ढूंढ रहे थे। कैसे? इन्होंने रोडें क्यों बनाई, बात करो, आ जाओ देखते हैं इन्होंने रोडें क्यों बनाई, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी भारत में रोड बनाने की। द रोड वर बिल्ड
फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी। मोबिलाइजिंग द आर्मी का मतलब होता है आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर सके। अगर रोडें उबड़ खाबड़ होंगी तो आने जाने में वक्त लगता है कि भाई रास्ता सही नहीं है, बहुत देर में निकल पाते हैं, ये होता है वो होता है। समझ रहे हो? समझ लो। मोबिलाइजिंग ऑफ आर्मी का मतलब रोड बढ़िया बनेंगी तो टनाटन एक जगह से दूसरी जगह आर्मी बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और उससे अपना कंट्रोल हाथ में ले लेगी विद इन इंडिया। एंड फॉर ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री। अब देखो, ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, रोडें जितनी बेहतर होंगी उतनी ही गाड़ियों में माल भर भर के उतनी जल्दी निकलेगा भारत से। क्यों भाई? रास्ते जितने बढ़िया होंगे सामान उतनी जल्दी बाहर होगा। साइड टू द नियरेस्ट रेलवे। देखो रेलवे भी इसलिए बनाया था इन लोगों ने। तो लोग क्या कर रहे थे कि रोड इसलिए बनाया ताकि आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी पहुंचा सके, ताकि कोई दिक्कत ना हो। रॉ मटेरियल बाहर जल्दी जल्दी गाड़ियों में भरो और कहाँ तक पहुंचा दो? रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दो या पोर्ट्स तक पहुंचा दो, जो हमारे बंदरगाह वगैरह होते हैं, जो जहाँ से समुद्रों का जो तट होते हैं। एंड दीज सेंड टू इंग्लैंड और अदर क्या है ल्यूक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशन। अब ताकि वो जल्दी से जल्दी उस माल को, जो कच्चे माल को भर गया तो इंग्लैंड पहुंचा सकें या फिर वहाँ पहुंचा सके जहाँ पे इनके काम चल रहे हैं। इसलिए रोड बनाए थे इन्होंने, दिखाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात करें तो उससे पहले ध्यान रख लेना, भारत में रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन जो पहली बार ट्रेन भारत में चली थी बॉम्बे से ठाणे, वो 1853 में चली थी। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत प्यार से ध्यान रख लेना। रेलवे की बात करें, रेलवे क्यों लिए क्या है? देखो रेलवे का 3 रीज़न है। टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द वास्ट इंडियन टर्शरी। रेलवे ने पूरे भारत को जोड़ दिया था। तो इनका ये था कि ये बहुत, और मतलब देखो जब रेलवे कनेक्ट है तो रेलवे तो बहुत अच्छी स्पीड से चलती है, तेज पहुंचती है। तो इनका ये था कि हम उन हिस्सों में भी कंट्रोल कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग एकदम से नहीं पहुँच पाते, जो बहुत बुरे, जो बहुत वास्ट, बहुत मतलब पिछड़े हुए टाइप की जगह ना, उन पे भी हम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हैं। टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे विद मेजर पोर्ट्स। इन्होंने रेलवे को किससे कनेक्ट कर दिया? बड़े बड़े बंदरगाहों से पोर्ट्स है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी व्यापार के माध्यम से प्रॉफिट कमा सकें। ठीक है, टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फॉर इंडिया। ठीक है, और जो ब्रिटिश, मतलब खुद सोचो कि रेलवे से क्या करना है, कच्चा माल रोड से रेलवे तक आएगा, रेलवे से पोर्ट तक जाएगा, दरारन इनका माल बहुत जल्दी पहुंच रहा है। रेलवे कनेक्ट करेंगे ना भारत में, क्यों? रेलवे का भी ये फायदा है कि रेलवे में बैठो, अपना मोबिलाइजिंग करवा दो आर्मी की। ठीक है, और क्या हो रहा है, जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशी व्यापार में इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश फंड से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल थी। तो रेलवे भी लोग अपने फायदे के लिए लेके आए। वो एक अलग बात है कि बाद में हमारे काम आ रही है। The system of electric telegraph was introduced at a high cost to serve the purpose of maintaining law and order। ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एक तरह का इनविजिबल आइटम है। किसको दिख रहा है? तार नीचे बिछा दिया, अपना काम कर दिया। तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ये लोग इसलिए ले गए भारत के ही पैसों से, जिससे ये अपना लॉ एंड ऑर्डर, देखो आज के दिन एक कॉल पे अपना कीजिए, दिल्ली से फ़ोन आया, ऑर्डर दे दिया भाई साहब, दिल्ली से ऑर्डर आया है, ऑर्डर दे दिया, दैट्स इट। पहले क्या होता था, बंदा दिल्ली भेजो, वो दिल्ली से फिर वापस आएगा, कई दिन लगते थे, अब तो ऐसा नहीं होता। तो ये लोग इसलिए भारत में रेलवे में लेकर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ले गए। तो कुल मिला के जो भी चीज़ भारत में लाए, एक भी चीज़ भारत में लाए, इन्होंने भारत को लूटा। ठीक है, अब आप मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो, पूरे चैप्टर का निचोड़ ये रहा, पूरे चैप्टर हाउ ब्रिटिश रूल सिस्टमेटिक एक्सप्लोइट ऑफ इंडिया, पूरे चैप्टर का निचोड़। मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो आप इसको रीड कर लो, कसम से बता रहा हूँ। अगर पूछेगा तो बहुत आराम से, ये देखो यहाँ तक, ठीक है ना। थोड़ा सा कैमरा और ऊपर हो जाओ बेटे, ऊपर हो, देखो ये नहीं है ना, इधर नहीं। The various form of exploitation by a Britishers on Indian economy can be broadly analyzed with the following points। आप पढ़ सकते हो। इंडिया रिमेन एन एग्रीकल्चर कंट्री, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड एंड इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन टोटली बैकवर्ड। जब अंग्रेजों, जब देखो जब ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बर्बाद करा तो हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ गया? पिछड़ गया। देयर वाज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इन्होंने चाहे आपका लगान वाला प्रथा लेके आए, जमींदारी प्रथा, चाहे वो कॉमर्शलाइजेशन लेके आए या कोई भी वो चीज़ लेके आए, उसमें से उनका ये स्वार्थ था कि उनका जो ब्रिटेन है वो डेवलप हो सके, और कुछ नहीं था। ब्रिटिश रूलर नेवर ट्राइड टू मॉडर्नाइज द प्रिवेलिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री कदम रखे। ठीक है, देयर वॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री। बल्कि इन्होंने हमें
डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को जो पूरे विश्व में फेमस थी। बाई फॉलोइंग द पॉलिसीज ऑफ डिस्ट्रक्शन प्रोटेक्शन, ये डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन, ब्रिटिश गेन्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एंटायर इकोनॉमिक, एंटायर इंडियन मार्केट। ये जो डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी लेके आए थे, जिसके तहत भारत सिर्फ कच्चा माल बेचेगा, पका हुआ माल खरीदेगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, अंग्रेज हमसे कुछ खरीदते हैं तो टैक्स फ्री, अंग्रेज हमें कुछ, अगर भारत से कच्चा माल खरीदते तो टैक्स फ्री, वो भारत में कुछ भी बेचते हैं तो टैक्स फ्री, लेकिन अगर हम अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कुछ भी बेचते हैं तो दुनिया भर का टैक्स हमें देना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा है, यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेटेड जो टैरिफ पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए थे उसकी वो बात कर रहा है, और वो बात करेगा 1-2 पॉइंट्स के अंदर, चैप्टर खत्म है ये, ठीक है भाई। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं तो अगर कोई मुझसे एंड तक भी जुड़ता, एक भी बंदा जुड़ता तो। ब्रिटिश रूलर ग्रेडफुली ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इनटू अ प्राइमरी प्रोडक्शन, देख लो वही वाली बात कर दी ना, भारत सिर्फ प्राइमरी ही गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए रह गया, एक्सपोर्टिंग ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन एंड इम्पोर्टिंग फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। भारत से कच्चा माल वहाँ ढो और भारत में बना बनाया माल ला के बेचो और पैसा कमाओ। टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, विदेशी व्यापार ये बढ़ा रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे बर्बाद हो रहे हैं। टू देयर एडवांटेज ब्रिटिश रूलर बिल्ड अप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देख लो बिल्डअप इकोनॉमिक, मतलब ब्रिटिश रूलर क्या कर रहे थे, अपने यहाँ ऑफिसें बना रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। विच इंक्लूड रोड, रेलवे नेटवर्क, पोर्ट, शिपिंग, ठीक है, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी लोग लेके आ रहे हैं तो उसमें भी क्या था, इनके अपने पर्सनल फायदे थे, अपने ही पर्सनल फायदे थे। तो देख लो पूरे चैप्टर का जोड़ इन 5 पॉइंट्स में आप कर सकते हो। 3 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए ये बहुत बढ़िया टॉपिक हो सकता है। बाकी जाते जाते एट दी एंड कुछ बात कर लेते हैं, कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए थे। हम लोग पहले सिर्फ उतना उगाते थे जितना हमें खाना होता था, लेकिन अब हम सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, 1947 में हम आज़ाद हुए थे। जब हम आज़ाद हुए तो हम खाने के लिए, ध्यान रखना, यूएस से भी डिपेंड थे। तो सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भरता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर, कि हमें खाने के लिए भी उपजाना और थोड़ा बहुत बेचने के लिए भी। ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा बेहतर मतलब समझ में आया रोड को देख के, ठीक है, रेलवे वगैरह को देख के। जब रोडों से कनेक्टिविटी बढ़ी, रेलवे से कनेक्टिविटी नहीं, तो अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उनको बहुत आराम से चेक कर सकते हो। हम लोग मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हुए, मतलब कि पहले क्या होता था, जो भी राजा महाराजा जैसा भी होता था उस हिसाब से अपने मतलब सिक्के, जो भी सोने चांदी पीतल जैसे भी चला दिया करते थे। लेकिन फिर हम मॉनेटरी इकोनॉमी में आए और हमने जाना कि एक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये अंग्रेज जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू काम करते थे, यानी कि अपने एक बेटर टीम निकाली फिर वो काम करते थे, जो आज के दिन आप लोग देखते भी होंगे कि भाई ये मैनेजर हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, इस तरीके से। तो हमें इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के बारे में पता चला। लेकिन जब ये हम आज़ाद हुए, हमारी इकोनॉमी कॉलोनियल यानी कि गुलाम इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जिस पे एक देश राज करता है। सेमी फेडरल इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि कैपिटल की कोई चीज़ें हैं ही नहीं ज़्यादातर, ठीक है। तो माफ़ी, जो सेमी फेडरल इकोनॉमीज़ का मतलब ये था, जैसे कि इसमें था नहीं वो हम लोग जो फेडरल सिस्टम, फेडरल का मतलब ये है जो आपका जो ज़मींदारी प्रथा नहीं थी, वो जो क्या कहते हैं, आप कैसे कह सकते हो इसको, आप इसको तो लैंड लॉर्ड वाले साहब, लैंड लॉर्ड, और जो दूसरा आपका कौन था, टेनेंट का, जो टेनेंट का मतलब जो किराएदार होता है एक तरह का, मतलब जो ज़मींदारी प्रथा थी कुल मिला के। तो कॉलोनियल इकोनॉमी जो कि गुलाम इकोनॉमी है, सेमी फेडरल इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि आपका वहाँ पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम काम कर रहा है, यानी कि ज़मींदारी प्रथा जब वो लोग छोड़ के गए थे तो स्टिल उसके बाद तक भी ज़मींदारी प्रथा चलती रही थी, जिसमें ज़मींदार लूटते रहे थे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई, ठहरी हुई इकोनॉमी, क्योंकि इस टाइम पे जो मैंने बताया था कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिर्फ इतना था, 0.5% के आसपास रही थी। हम गुलाम इकोनॉमी थे, सेमी फेडरल लैंड लॉर्ड सिस्टम यानी कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम जैसी चीज़ें चल रही थी कि जो खेती बाड़ी है वो अभी भी गुलामों वाला हिसाब लिए बैठी है। स्टैग्नेंट का मतलब है बहुत रैंग के चलने वाली इकोनॉमी, रुकी हुई इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ी हुई इकोनॉमी, ठीक है, जहाँ ना हेल्थ अच्छी है, ना इकोनॉमी अच्छी है, कुछ नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीरो है, नील बटे सन्नाटा। डिप्लैटेड इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है, यानी कि जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ एक मशीन का, एक मशीन जिसकी ज़िंदगी है 10 साल, 10 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद उसको बदल देना चाहिए, हम उन्हीं टूटी फूटी चीज़ों को चला रहे हैं, यानी कि भारत को बहुत ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता थी। तो एक ऐसी इकोनॉमी जो कि डेप्रिशिएटेड है, ठीक है।
तो डेप्रिशिएट इकोनॉमी ऐसी हो जाती है जहाँ पे भैया आपके पास फिजिकल एसेट्स जो होती है ना, आपकी जो एसेट्स होती हैं आप उन तक को रिप्लेस नहीं कर सकते, आपके पास इतना भी पैसा नहीं है। और एक होता है एम्पिटेटेड इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंदर क्या होता था, ये लोग डिवाइड एंड रूल वाला कंसेप्ट चलाते थे, तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ें भरी हुई थी, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो उसी डिवाइड एंड रूल के तहत जो पाकिस्तान बांग्लादेश जितने भी हमसे अलग हुए थे वो तभी अलग हुए थे। ठीक है, तो दिस इज इट। लुटे हैं इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। अगले चैप्टर में हम आज़ाद होंगे, बात करेंगे 1950 से लेकर 1990 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी रहेगा। दिस इज इट, थैंक यू सो मच।